अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ शराब है मोहब्बत पार्ट 6। ज़ारून ने उसे बचपन से चाहा है, वो जब कहेगी वो मीशा को छोड़कर चला आएगा। इस बात पर ज़ारून की बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। मिस ईशा शहजाद, सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि आप मेरी बीवी से इस अंदाज में गुफ्तगू ना करें, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने आगे बढ़कर मीशा के साथ खड़े हुए कहा, और साथ ही आपकी ये गलत फहमी भी दूर कर देता हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मिस ईशा शहजाद, मैंने हमेशा तुम्हारी बेरुखी सही, लेकिन खामोश रहा, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता था और तुमसे शादी करना चाहता था। तुम्हारी दोस्त सारा हयात खान मुझे पसंद करती थी और उसने कई बार तुम्हें छोड़ देने पर उकसाया, लेकिन मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता था। मैं बस तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखा करता था। हमारी मंगनी से चंद दिन कबल एक दिन सारा का मेरे पास फ़ोन आया। उसने तुम्हारे फ़ोन से मेरा नंबर लिया था। मैंने फ़ोन उठाया तो निस्वानी आवाज़ में पर चौंक गया, क्योंकि आवाज़ मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगी। मैंने फ़ोन कान से हटाकर नंबर देखा, अनजान नंबर था, लेकिन आवाज़ मुकम्मल तौर पर अजनबी नहीं थी। कौन बात कर रही है? ईशा की दोस्त सारा हयात खान। 2 दिन पहले आप मेरी बर्थडे पर ईशा को छोड़ने आए थे। अच्छा, तो आप ईशा के नंबर पर कॉल करें, ये मेरा ज़ाती नंबर है। ईशा से बात करनी होती तो मैं आपको कॉल क्यों करती? मुझे आपसे ही बात करनी है, आपको मुझसे क्या बात नहीं करनी? क्या बात करनी है आपको मुझसे? आपको बताना है कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। प्लीज़ मैरी मी। मुझे ना ही आप जैसी बेबाक लड़की और ना ही आपकी मोहब्बत में कोई दिलचस्पी है। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। 2 रोज़ बाद फिर उसकी कॉल आई। देखें, आप जो कोई भी है, मैं आपको कह चुका हूँ कि मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं ईशा से मोहब्बत करता हूँ और बहुत जल्द हमारी शादी हो जाएगी। दूसरी तरफ खामोशी छा गई, तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया और नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। थोड़े दिन बाद फिर एक अनजान नंबर से कॉल मौसूल हुई और वो नंबर भी सारा का था। मैं इस लड़की की बेबाकी और बेहयाई से आजिज़ आ चुका था। तुम निहायत बेशर्म लड़की हो। मेरा ताल्लुक़ एक शरीफ ख़ानदान से है। मेरी मंगेतर एक बाहया और बाकिरदार लड़की है, तो मैं इसे छोड़कर तुम्हें क्यों चुनूँ? इसके बाद सारा ने अपने ठुकराए जाने का इंतकाम लेने के लिए तुम्हें चुना। उसने ईशा की जानिब इशारा किया। उसने तुम्हें ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए। अपने ख्वाब पूरे करने के लिए तुम्हें बगावत पर उकसाया। मेरे मना करने के बावजूद तुमने उससे दोस्ती कायम रखी और बिला आखिर तुम्हारे जहन को सबके खिलाफ करके शादी से एक दिन कबल तुम्हें घर से भागने पर मजबूर करके वो अपने प्लान के मरहले में कामयाब हो गई। जिस वक्त हम सब तुम्हें तलाश कर रहे थे, उस वक्त मेरे फ़ोन पर एक कॉल आई। बर्बादी मुबारक हो ज़ारून हैदर। सुना है तुम्हारी शरीफ बाहया बाकिरदार मंगेतर घर से भाग गई है। बेहद अफसोस की बात है। अब क्या करोगे? कैसे बचाओगे अपनी और अपने घर वालों की इज्जत? क्या कहोगे घर आए मेहमानों से? अभी भी वक्त है तुम्हारे पास ज़ारून हैदर। चाहो तो शादी कर लो मुझसे और अपने घर वालों को दे दो एक पुरतईश ज़िंदगी, या चाहो तो अपने घर वालों को बेइज्जती के डर से रोज़ मरता देखो। इस वक्त मैंने अपनी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन फ़ैसला लिया, ईशा की बजाय मीशा से शादी करने का फ़ैसला। ख़ानदान वालों को समझा बुझा कर तैयार कर ही लिया और यूँ मीशा मेरी ज़िंदगी में चली आई। उसने कभी मुझसे कोई शिकवा नहीं किया। इस रिश्ते को मुझसे ज़्यादा इसने निभाया है, और कब उसने मेरे दिल में घर कर लिया और मेरी ज़िंदगी का जुज़्व लाजिम बन गई, मुझे इल्म ही नहीं हुआ। बेगर्ज़ मोहब्बत करना मैंने इसी से सीखा है। ज़ारून ने मुस्कुराकर मीशा को देखा। लेकिन ज़ारून, तुम तो सब जानते हो मैं कैसे इस साजिश का शिकार हुई। तुम जानते हो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे ट्रैप किया गया था। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ नहीं ईशा, सच तो ये है कि तुम सिर्फ अपनी ज़ात से मोहब्बत करती हो। मुझे तो छोड़ो, तुम्हें तो अपने माँ बाप तक की मोहब्बत नहीं तुमने तो अपने माँ बाप तक से मोहब्बत नहीं है। सारा ने तुम्हें ट्रैप क्यों किया? क्योंकि तुमने उसे मौका दिया। तुम उसकी दी हुई लालच में आ गई, अपने ख्वाबों के हुसूल के लिए गलत रास्ता चुना। ये तुम्हारी गलती है। जब तक हमारे दिल में खोट नहीं, तब तक कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं भी गलत था कि मैंने तुम जैसी मतलब परस्त लड़की से मोहब्बत की, लेकिन मेरी नीयत में खोट नहीं था, तो अल्लाह ने मुझे मीशा की शक्ल में एक हीरा अता किया।
मैं सिर्फ अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखा इंसानियत के नाते, तुम्हारे साथ वक्त गुजारा ताकि तुम्हारी तबीयत बेहतर हो सके। तुम मेरे लिए मीशा की बहन और मेरी कज़िन हो, बस। इसके अलावा मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। ज़ारून के सफ़ाकाना अंदाज ईशा हकबक खड़ी देख रही थी। वहाँ मौजूद हर शख्स को गोया सांप सूंघ गया था। ईशा, जो अब तक इस गुमान में थी कि ज़ारून हैदर फ़कत इसकी मिल्कियत है, ये नहीं जानती थी कि ज़ारून हैदर इसको अपनी ज़िंदगी से इसी दिन निकाल चुका था जब वो ज़ारून की मोहब्बत और इस घर की इज़्ज़त पैरों तले रौंद कर चली गई थी। मीशा से कायम किया गया रिश्ता चाहे ज़ारून का जज्बाती फ़ैसला हो, लेकिन निकाह के इस बंधन ने इन दोनों के दिलों में मोहब्बत के बीज खिला दिए थे। इनके दरमियान निकाह का शरई और मजबूत तरीन रिश्ता कायम हो चुका था। चाहे अब तक उन्होंने इस बात का इकरार नहीं किया था, लेकिन दोनों ही अपने जज्बात से आशना थे। तुम तो जानते हो ज़ारून, मुझे ट्रैप किया गया था, एक साजिश के तहत मुझे फंसाया गया था। सारा अचानक मेरी ज़िंदगी में आई और इससे मेरी दोस्ती होती चली गई। मैं नहीं जानती थी कि वो मेरे गिर्द कोई जाल बुन रही है। मुझे इसके लाइफस्टाइल ने मुतासिर किया। मैं इसके जैसा बनना चाहती थी। मैं आज़ादी की ख्वाह थी। मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो आसमान में उड़ना चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी तुमसे शादी की सूरत में मेरे पर कतर दिए जाएंगे और मैं अपना उड़ान कभी भरने का ख्वाब पूरा नहीं कर पाऊंगी, और मुझे ये मंजूर नहीं था। सारा ने मुझे हारिस के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने का मशवरा दिया। हारिस और मैंने तय किया कि हम चंद सालों के लिए शादी कर लेंगे ताकि मुझे तुम लोग घर वापस आने के लिए प्रेशराइज ना कर सको। सब तय हो गया। मैं चाहती थी ज़ारून के तुम्हें सब सच बता दूं, लेकिन मुझे ऐसा करने से सारा ने मना कर दिया। उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम कभी अपने प्लान पर हमें अमल करने नहीं दोगे। जब निकाह वाले दिन की सुबह मैं घर से निकली तो तयशुदा प्लान के मुताबिक हारिस को मुझे लेने आना था और वहीं से हम कोर्ट जाकर शादी करते। लेकिन मुझे लेने के लिए हारिस ने अपने दोस्त को भेजा। वो मुझे एक पुराने से बोसीदा घर में ले आया जो शहरी आबादी से बहुत दूर था, और इंतज़ार का कहकर चला गया। जब काफ़ी देर गुजर गई और वो ना आया तो मैंने जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बाहर से मक़फ़ल था। वो मायूस होकर वापस आ गई। मैंने वहाँ से बाहर निकलने के लिए काफ़ी देर तक रास्ता तलाश करती रही। फिर मुझे समझ आया कि मैं बुरी तरह फंस चुकी हूँ। मुझे तुम सब लोग याद आने लगे। सबकी मोहब्बतों को ठुकराकर मैं कौन से ख्वाब पूरे करना चाहती थी, ये मुझे तब समझ में नहीं आया था, लेकिन अब आ गया था। मुझे बाबा से किया गया वादा याद आ गया। जब उन्होंने मुझे कॉलेज भेजा था तो मुझसे कहा था, बेटा वादा करो मेरा सर कभी नहीं झुकने दोगी। ऐसा कभी कुछ नहीं करना कि फिर कोई बाप अपनी बेटी को कॉलेज ना भेज पाए। मैंने बाबा से किए वादे की लाज नहीं रखी। मैंने आज उनका सर झुका दिया। उस घर के आसपास तक कोई आबादी नहीं थी। एक कमरा और लाउंज का वो डरबानुमा घर ही अब मेरा मस्कन था। ये सोच सोच कर ही मुझे वहशत होने लगी। अपने पर्स में मोबाइल तलाश किया ताकि सारा या हारिस से रब्ता कर सकूं, तो मुझे मोबाइल कहीं नहीं मिला। जाने कब उस शख्स ने मेरे हैंडबैग में से मोबाइल निकाल लिया। मैंने उठकर कमरे का जायज़ा लिया। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, ना ही कोई खाने का सामान और ना ही कुछ और। मैं सर पकड़कर वहीं बैठ गई। रात को वही आदमी दोबारा आया। वो मेरे लिए खाना और कुछ ज़रूरत का सामान लाया था। हारिस कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? मैंने डरते डरते सवाल किया। तुम्हें अब यहीं रहना है, जितनी जल्दी हो सके खुद को यहाँ एडजस्ट कर लो और होशियारी दिखाने की कोशिश भी मत करना। मेरे सवाल को नज़रअंदाज करके वो जैसे आया था वैसे ही चला गया। दरवाज़ा मक़फ़िल होने की आवाज़ पर मेरा दिल चाहा दहाड़े मार मार कर रोऊं। 10 महीने उस कैद में रहकर मैं जहनी मरीज़ा बन चुकी थी। एक दिन शायद मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई थी, या वो लोग अब मेरा बोझ मज़ीद नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। मुझे दरवाज़ा खुला मिल गया। मैं होशो खरूश से बेगाना भागती चली गई। मुझे बाहर की रोशनी में मानूस होने में कुछ वक्त लगा। मुसलसल 2 घंटे छुपते छुपाते भागने के बाद मैं मेन रोड पर आने में कामयाब हो गई। मैं गाड़ी को रोकने की कोशिश में इससे टकरा गई और मेरा सर कार के बोनट से जा टकराया।
इसी कार वाले ने मुझे अस्पताल में दाखिल करवाया जहां मैं ज़ारून को मिली। ज़ारून, मैं अपनी तमाम गलतियों पर पशेमान हूँ। मैं बदल चुकी हूँ ज़ारून। ज़ारून की आंखों में बेगानगी देखकर ईशा तड़प उठी। ज़ारून हैदर, तो तुम मीशा से मोहब्बत करने लगे हो? कहाँ गए वो मोहब्बत के दावे जो तुम मुझसे करते थे? वो हज़ियानी अंदाज में चीख रही थी और ज़ारून को झिंझोड़ रही थी। ईशा के झिंझोड़ने पर ज़ारून ने सर झटका। ईशा शहजाद, जिस चीज़ की कद्र ना की जाए वो सल्ब हो जाती है, फिर चाहे वो मोहब्बत ही क्यों ना हो। मान लिया ज़ारून हैदर कि तुम मीशा से मोहब्बत करते हो, लेकिन कभी अपनी बीवी से भी पूछा है कि ये किससे मोहब्बत करती है? तुमने तो इसे फ़ैसला सुनाया और शादी कर ली। लेकिन ज़ारून हैदर, मीशा से एक बार भी इसकी मर्ज़ी जानने की कोशिश की? मीशा और फरजान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ईशा के चेहरे पर तंज़िया मुस्कुराहट थी। मीशा की जर्द होती रंगत और ज़ारून की आंखों में बेयकीनी के साए मीशा की आखिरी चाल कामयाब ठहरी थी। वहाँ मौजूद एक शख्स ऐसा था जिसने इस तमाम झगड़े के दरमियान खामोशी इख्तियार किए रखी। इसके चेहरे पर सर्द महरी के तासुरात थे। उसने मीशा को चैलेंज करती निगाहों से देखा, गोया आंखों ही आंखों में कह रही हो शह और मात। ज़ारून 2 कदम पीछे हटा। मीशा, जो अभी तक वहीं खड़ी थी, ज़ारून के दूर जाने पर मुड़कर ज़ारून को देखा। ज़ारून की आंखों में बेयकीनी और दुख के गहरे साए मंडला रहे थे। ईशा ने आगे बढ़कर ज़ारून का हाथ थामना चाहा, जिसे मीशा ने हटा दिया और आगे बढ़कर पूरी कुव्वत से ईशा के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया, जिसकी गूंज वहां मौजूद हर शख्स ने सुनी। ईशा अपनी बहन की हरकत पर परेशान रह गई। वो बहन जिसने आज तक अपनी हर पसंदीदा चीज़ मीशा के एक बार कहने पर खुशी खुशी इसके हाथ में लाकर रख देती थी, आज उसी बहन ने ना सिर्फ उसका हाथ झड़क दिया, बल्कि ज़िंदगी में पहली बार उसने ईशा पर हाथ उठाया। ईशा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मीशा ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। नहीं ईशा शहजाद, आज नहीं। आज से पहले मैंने अपनी हर चीज़ तुम्हारे आगे पेश कर दी ताकि तुम खुश रहो, क्योंकि तुम्हें खुश देखकर मैं खुश होती थी। तुम्हें हर चीज़ देते देते मुझे अपनी हर शय कुर्बान करने की आदत हो गई। मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी सजाने के लिए अपनी हर खुशी तुम्हारे नाम करती गई और तुम्हें लेते लेते मुझसे मेरा सब कुछ छीनने की आदत हो गई। तुम एक खुदगर्ज लड़की हो ईशा शहजाद, जिसे सिर्फ खुद से मोहब्बत है, जिसने हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचा। तुमने सिर्फ ज़ारून को नहीं, हम सब की मोहब्बतों को ठुकराया है। मैंने हमेशा तुम्हें खुश देखने की चाह की और तुम मेरी ही हर खुशी पर अपना हक समझने लगी। लेकिन ज़ारून हैदर कोई चीज़ नहीं है जिसे कल तुमने ठुकरा दिया और आज तुम दावेदार बनकर चली आई और तुम्हें खुश करने के लिए मैं ज़ारून हैदर तुम्हारी झोली में डाल दूँ। ज़ारून मेरे शौहर है, तुम बस इतना ही समझ लो, यही काफ़ी है। मीशा ईशा को बोलने का मौका दिए बगैर चली आई। ज़ारून गाड़ी की चाबी लिए बाहर चला गया। ईशा वहीं बैठी रह गई। ये क्या कहा था मीशा ने? ये कौन सा आईना दिखाया था उसने? क्या मैं ईशा शहजाद वाकई खुदगर्ज हूँ? वह हाथों से सर थामे रो रही थी, लेकिन आज उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। इसकी खुदगर्जी ने आज इसे तन्हा कर दिया था। वो कमरे की खिड़की में खड़ा महक से बात कर रहा था जब उसकी नज़र लॉन में टहलती मीशा पर पड़ी। वो महक को खुदा हाफिज़ कहकर लॉन में आ गया। मीशा ने इसे आता देखा तो आंसू जल्दी से पोंछ लिए, लेकिन वो देख चुका था। मीशा, भाई कहाँ है? फरजान ने घड़ी में टाइम देखते हुए पूछा। रात के 2 बज रहे हैं और भाई घर नहीं आए। मीशा ने नफ़ी में सर हिलाया। आंखें एक बार फिर छलकने को बेताब थी। अच्छा, तुम कमरे में जाओ, मैं फ़ोन करता हूँ उन्हें। मीशा ने जाने के लिए कदम बढ़ाए। मीशा, फरजान की आवाज़ पर उसके कदम थम गए। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ सब ठीक कर दूँगा। मीशा के लबों पर लम्हा भर के लिए मुस्कुराहट आकर गायब हो गई। फरजान ने ज़ारून को फ़ोन मिलाया, लेकिन नंबर बन जा रहा था। बार बार कोशिश करने के बावजूद ज़ारून का फ़ोन ना मिला। फरजान को अब तशवीश होने लगी थी। ज़ारून ने इससे कबल इस कदर लापरवाही का मुजाहरा नहीं किया था। फरजान ज़ारून का इंतज़ार करते करते लाउंज में ही सो गया। गाड़ी के टायर चरचराने की आवाज़ पर आंख खुली तो उसने आंखें मसलते हुए इर्द गिर्द देखा। सामने दीवार पर लगी घड़ी पर नज़र पड़ी तो सुबह के 5 बज रहे थे। इसे याद आया कि वो ज़ारून का इंतज़ार करते करते यहीं सो गया था। मतलब भाई सारी रात घर से बाहर रहे। इसकी नज़र अंदर आते ज़ारून पर पड़ी।
भाई आप कहाँ थे सारी रात? फरजान ने आगे बढ़कर ज़ारून से पूछा। एक दोस्त के साथ था। ज़ारून ये कहकर फरजान को कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। फरजान ज़ारून के इस अजीब व गरीब रवैये पर हैरान था। जो कुछ भी था वो माजी था, फिर अब इस रद्द अमल का क्या मकसद था? फरजान अपने कमरे में चला आया। ज़ारून कमरे में पहुंचा तो मीशा को सोता पाकर एक नज़र इसकी जानिब देखा और कपड़े तब्दील करके ड्रेसिंग रूम में की जानिब बढ़ गया। ज़ारून नाश्ता कर ले, वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था जब मीशा उसे नाश्ते के लिए बुलाने चली आई। ज़ारून ने एक नज़र इसकी जानिब देखा और शीशे में देखकर बाल बनाने लगा। मीशा को ज़ारून का ये अजनबी लिया दिया सा अंदाज तकलीफ दे रहा था। जाने कौन सी गलतफहमियां पाली हुई है ज़ारून ने अपने दिल में। मुझे इनसे बात करनी चाहिए, लेकिन अभी नहीं, रात में बात करूंगी। मीशा दिल ही दिल में सोचती हुई कमरे से निकल आई। ज़ारून ने कमरे से जाती हुई मीशा को देखा, यानी इसकी खामोशी मीशा के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। दिल में बदगुमानी ने जन्म ले लिया था। मीशा चाय निकाल रही थी जब गाड़ी स्टार्ट हुई होने की आवाज़ पर उसने कप छोड़कर बाहर जाकर देखा तो ज़ारून की गाड़ी जा चुकी थी। वो खामोशी से पलट आई, नम आँखों को छुपाए काम करती रही। अपना दुख किसी पर जाहिर करके अपनी मोहब्बत का भरम नहीं तोड़ना चाहती थी। फरजान जो इसके आंसू देख चुका था, इसके पीछे किचन में चला आया। तुम्हारी बात हुई भाई से? फरजान ने मीशा को मुखातिब किया। मीशा ने फ़कत नफ़ी में सर हिलाने पर इक्तफ़ा किया। मैं बात करूँगा भाई से, वो ठीक नहीं कर रहे। तुम कुछ नहीं कहोगे उनसे? मैंने तुम्हें पहले भी कहा है फरजान, मेरी ज़िंदगी में मदाखलत मत करो। जो है जैसा है मुझे संभालने दो। ये मेरे सफ़र के कांटे हैं जिन्हें मैंने ही चुनना है। मीशा की आवाज़ उभर आई। वो ही जानती थी कि ज़ारून की ये बेरुखी, इसकी शिकायत करती आंखें इसे तिल तिल मार रही थी। ईशा कल से कमरे में बंद थी। नजमा बेगम ने कई बार उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। अब तक तमाम बातों से हैदर साहब और शहजाद साहब भी वाकिफ़ हो गए थे। हैदर साहब सर पकड़े बैठे थे। हमारे बच्चों की ज़िंदगियाँ कितनी उलझ गई है। बहैसियत वालिदैन इसमें हमारी कोताही भी है भाई साहब। कहीं ना कहीं गफलत हमसे भी हुई है। जब ही तो आज हमारी औलाद इस नतीजे पर खड़ी है। समझ नहीं आता क्या हल निकाले इस मसले का। अब्बू अम्मी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। अभी इनकी गुफ्तगू जारी ही थी कि फरजान कमरे में दाखिल हुआ। हैदर साहब ने उसे बुलाकर अपने पास बिठा लिया। हाँ बेटा कहो, क्या बात करनी है? अब्बू, आप लोग ज़ारून भाई और मीशा के लिए परेशान हैं, ये बात मैं जानता हूँ, और ये भी कि ज़ारून भाई की तरह आप लोगों को भी यही लगता है कि शायद हम अभी भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ऐसा होता तो मैं और मीशा कभी भी आप लोगों के फ़ैसले पर सर नहीं झुकाते, क्योंकि हम जानते हैं कि अपनी हकीकी मोहब्बतों को छोड़कर शराब का ताक़ुब करने वालों के हाथ कुछ नहीं आता। मीशा मेरे लिए मेरी भाभी की हैसियत से काबिल एहतराम है, और इसी मसले का हल लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के पास। मैं अपनी यूनिवर्सिटी फ़ेलो महक आलमगीर से शादी करना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि आप लोग इस हफ्ते महक के घर रिश्ता लेकर जाएं, और प्लीज़ भाई को कुछ नहीं बताइएगा। आप लोग इनसे ये कह दे कि आप लोग हनीफ अंकल के घर जा रहे हैं, जो इस्लामाबाद में मुकीम है और काफ़ी अलील है। बाकी सब मैं खुद संभाल लूँगा। एक और बात, आप लोग मीशा और ईशा को भी अपने साथ ले जाएं। इनके लिए माहौल की तब्दीली ज़रूरी है। लेकिन बेटा, तुम लोग घर में अकेले कैसे रहोगे? अरे अम्मी, रह लेंगे, बस आप देखती जाए। इस घी को निकालने के लिए अब उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। फरजान के लबों पर शरीर सी मुस्कुराहट थी। अगले ही दिन तमाम अफराद इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। इनका इरादा होटल में रुकने का था, लेकिन फरजान ने जब महक को अपने घर वालों की आमद का बताया तो वो उन्हें घर लाने पर मुसिर हो गई और ज़बरदस्ती उन्हें आलमगीर पैलेस ले आई। मीशा और ईशा भी साथ थी। ईशा को साथ जाने के लिए रजामंद भी फरजान ने ही किया था। दोनों में ताहाल बातचीत बंद थी। आलमगीर पैलेस को सब ने सताइशी नज़रों से देखा। उन्हें मिसेस आलमगीर ने खुश आमदीद कहा। बहुत सादा से हुलिये में ये ग्रेसफुल खातून सबको ही भली लगी। महक से मिलकर भी सब बेहद खुश हुए। रात में आलमगीर साहब से मुलाकात हुई और हैदर साहब ने आने की वजह बयान की, जिसे आलमगीर साहब ने बिना किसी पसोपेश के कबूल कर लिया और महक और फरजान का रिश्ता तय पा गया। शादी कराची में होना तय पाई।
2 दिन बाद सबने कराची के लिए रवाना होना था। ज़ारून घर में आया तो हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। फरजान टीवी लाउंज में लेटा टांग पर टांग रखे टीवी देखने में मसरूफ़ था। सामने कॉफ़ी का कप और सैंडविचेस रखे थे। सब लोग कहाँ हैं? मुझसे कुछ कह रहे हैं? फरजान ने टीवी पर से नज़रें हटाए बगैर पूछा। तुम्हें यहाँ कोई और नज़र आ रहा है इस वक्त? ज़ारून की आवाज़ में झुंझलाहट नुमाया थी। कितने दिन हो गए थे मीशा ने इसके सामने ही आना छोड़ दिया था। शुरू में 1-2 बार उसकी बेरुखी के जवाब में इसने मनाने की कोशिश की, लेकिन ज़ारून की नज़रअंदाज करने के बाद उसने भी अपनी जानिब से कोशिशें तर्क कर दी थी। ज़ारून जो कि इसका इस कदर आदी हो चुका था, इसके लिए मीशा का ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन अना के आगे सर झुकाने को तैयार न था। कितने दिन बाद वो जल्दी घर वापस आया था कि मीशा से बात ना सही देख ही लूँगा, लेकिन अब इसको घर में ना पाकर इस पर झंझलाहट सवार हो गई थी। ऊपर से फरजान के ये अंदाज इसके गुस्से को हवा दे गया। ज़ारून को वहीं खड़े देखकर कॉफ़ी का सिप लेते फरजान ने सवालिया नज़रों से देखा। क्या हुआ भाई, खड़े खड़े मराकबे में क्यों चले गए हो? कहाँ है सब? ज़ारून ने एक बार फिर सवाल दोहराया। हनीफ अंकल की तबीयत ख़राब है, उनसे मिलने के लिए इस्लामाबाद गए हैं। हनीफ अंकल के नाम पर ज़ारून के जहन में एक बार यश और शफीक से बुज़ुर्ग की परछाई आई। हनीफ अंकल इनके अब्बू के चचाजाद भाई हैं। ज़ारून से बेहद मोहब्बत करते थे। हर साल कराची इन लोगों से मिलने आते थे। तो सबको जाने की क्या ज़रूरत थी? ज़ारून की आवाज़ में वाज़ह झंझलाहट थी। इसकी बात पर फरजान ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए कप लबों से लगा लिया। भाई क्या फ़र्क पड़ता है कौन सा आप घर पर रहते हो या खाना घर पर खा रहे हो? जब दिल करता है आते हो, जब दिल करता है चले जाते हो। मसला तो सारा मुझ गरीब का है। ज़ारून ने खश्मगी निगाहों से इसे घूरा और कमरे में जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। अभी एक कदम आगे बढ़ा ही था कि फरजान की आवाज़ पर कदम थम गए। भाई, माजी में जीने वाले अक्सर अपना हाल और मुस्तकबिल खुद अपने हाथों तबाह कर देते हैं। ज़ारून ने पलटकर फरजान को देखा। तुम्हें लगता है मैं माजी में जी रहा हूँ? तुम्हारी इस बेजारी और बेएतनाई को क्या समझा जाए? फरजान दूबदू हो गया। क्या तुम्हें मेरे या मीशा के किरदार पर कोई शक है? फरजान की बात पर ज़ारून ने बेयकीनी से उसे देखा। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम दोनों पर कभी शक नहीं कर सकता। तुम दोनों मेरी ज़िंदगी हो और दुख तो इस बात का है कि मैंने तुम दोनों से तुम्हारी मोहब्बत छीन दी। क्या फ़र्क रह गया ज़ारून हैदर और ईशा शहजाद में? हम दोनों ही खुदगर्ज निकले, अपने ही गम को रोते रहे। एक बार भी ये नहीं सोचा कि हमसे वाबस्ता लोग भी जीते जागते इंसान हैं। मैं जान गया हूँ कि मुझे ईशा से कभी मोहब्बत नहीं थी, कभी मोहब्बत थी ही नहीं। वो तो एक ज़िद थी जिसे मैं हासिल करना चाहता था, महज शराब था जिसने मुझे खुदगर्ज बना दिया था। मोहब्बत मैंने अपनी बीवी मीशा से की है। जिस मोहब्बत ने मुझे बेगर्ज बना दिया है, मोहब्बत इंसान को खुदगर्ज नहीं बनाती। मोहब्बत तो कुर्बानी है। मोहब्बत करना तो मैंने मीशा से सीखा है। मैं तुम दोनों का कसूरवार हूँ। तुम दोनों से नज़रें नहीं मिला पा रहा। मैंने तुम दोनों का दिल उजाड़ा है। ज़ारून बेबसी की इंतहा पर था। फरजान ने इसे सोफ़े पर बिठाया और पानी दिया। वो जो सोच रहा था कि ज़ारून शायद किसी बदगुमानी का शिकार है। ज़ारून की बात सुनकर उसे कुछ इत्मीनान हुआ। बात अभी भी संभाली जा सकती है भाई। ये सच है कि मैं और मीशा एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन जिस रोज़ वो आपके निकाह में आई, बाखुदा हम दोनों ने किस्मत के इस फैसले को दिल से कबूल किया। मैं नहीं चाहता था कि दिल के हाथों मजबूर होकर कोई गलत कदम उठाओ, इसीलिए आपकी शादी की रात ही इस्लामाबाद चला गया। भाई, मीशा आपकी बीवी है और सिर्फ आप ही से मोहब्बत करती है। अपने रिश्ते के इन खूबसूरत लम्हात को बदगुमानी की नज़र ना करो। ये रिश्ता जितना मजबूत होता है उसी कदर नाजुक भी होता है, और हालात से किनारा कशी किसी मसले का हल नहीं होता। फरजान की बात पर ज़ारून ने आगे बढ़कर इसे गले लगा लिया। वैसे आपकी बेगम और मेरी भाभी बाकी लोगों के साथ मेरा रिश्ता पक्का करने गई है। 1-2 दिन में वापसी है। फरजान की बात पर ज़ारून ने खुशगवार हैरत से उसे देखा। इस खुशी के मौके पर आज का डिनर तुम बनाओगे, ज़ारून फरजान को कहकर अपने कमरे में चला आया। फरजान मुस्कुरा दिया, लेकिन दिल का एक गोशा आज भी खाली था। उसने अपने हालात
उसने अपने ख्यालात को झटक कर टीवी की जानिब तवज्जो मबजूल कर ली। वो कमरे में आया तो बड़ी शिद्दत से मीशा की गैर मौजूदगी का एहसास हुआ। इसे इस कमरे में देखने की आदत सी हो गई थी। ज़ारून अपनी कैफियत पर मुस्कुरा दिया। मीशा, तुम वापस आ जाओ, फिर कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वो थोड़ी देर सोने के बाद कमरे से बाहर आया तो फरजान पास्ता बना रहा था। ज़ारून वहीं कुर्सी खींचकर बैठ गया। फरजान ने ज़ारून को देखा जो अब काफ़ी फ्रेश लग रहा था। ज़ारून, अगले हफ्ते तुम्हारी और मीशा की वेडिंग एनिवर्सरी है, तुम कुछ सरप्राइज़ क्यों नहीं प्लान करते मीशा के लिए? फरजान ने चिकन भूनते हुए कहा। ज़ारून ने पुरसोच नज़रों से उसे देखा। अच्छा आइडिया है, तुम्हारी शादी के साथ ही अपनी एनिवर्सरी ना मना लूँ? ज़ारून का आइडिया फरजान को भी पसंद आया। अगले रोज़ वो लोग वापस आ गए। घर की ख्वातीन के हाथ पैर फूल रहे थे। ये सोच कर के इतनी जल्दी तमाम तैयारियां कैसे होगी। ज़ारून ने होटल की बुकिंग करवा ली और बाकी सारी अरेंजमेंट का काम अपने ज़िम्मे ले लिया। मीशा ने भी कॉलेज से छुट्टियां लेकर शादी के काम में हाथ बटाने लग गई। ईशा भी तैयारियों में हाथ बटा रही थी, अलबत्ता खामोश थी। मीशा चूँकि घर की बड़ी बहू थी, इसे ज़्यादा अहमियत दी जा रही थी और इस दौरान ज़ारून का रवैया मीशा के साथ नॉर्मल था। वो अब छोटे छोटे काम मीशा से कह देता जो मीशा खामोशी से कर देती। महक की फैमिली कराची पहुंच चुकी थी। इनके तमाम रिश्तेदार भी कराची में मुकीम थे। फरजान और महक की मायू का दिन भी आ गया। मीशा ने अपने लिए नए कपड़े नहीं बनाए। उसने शाम को मायू में पहनने के लिए कोई पुराना जोड़ा निकालना चाहा। तब ही नजमा बेगम हाथ में शॉपिंग बैग लिए इसके कमरे में चली आई। ये लो मीशा, तुम्हारे कपड़े, जल्दी से पहन कर आ जाओ। उन्होंने मीशा के हाथ में शॉपिंग बैग थमाया। मीशा ने इसे खोल कर देखा तो इसमें पीले रंग की फ्रॉक और चूड़ीदार पैजामा था, साथ ही मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल्स भी थी। वो तैयार होकर बाहर आई तो लॉन में डेकोरेशन करने वालों को हिदायत देता ज़ारून बिना पलके झपके उसे देखने लगा। ये सूट खरीदते वक्त जो मंजर ज़ारून ने सोचा था वो इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ज़ारून ने सूट चची जान के हाथों भिजवाया था ताकि वो पहनने से इनकार ना करे। थोड़ी ही देर में मेहमान आना शुरू हो गए। ज़ारून कमरे में कपड़े तब्दील करने आया तो मीशा ने इसकी हर चीज़ तरतीब से रखी हुई थी। मीशा के ख्याल रखने की इस अंदाज पर वो मुस्कुरा दिया। मायू का फंक्शन शुरू हो चुका था। महक बेहद खूबसूरत लग रही थी। मायू के पीले जोड़े में फरजान इसकी एक झलक ही देख पाया था। अम्मी, मुझे 10 काम है, मैं मेहंदी लगाकर यहाँ दुल्हन बनकर नहीं बैठ सकती, और मैं तो वो लड़की हूँ जिसके हाथ इसकी अपनी शादी में भी खाली थे। वहाँ से गुजरते ज़ारून ने मीशा का ये जुमला सुना जो इसके दिल पर लगा। मीशा की आवाज़ में घुली उदासी इसे बेचैन किए दे रही थी। मीशा कमरे में आई तो ज़ारून कमरे में टहल रहा था। मीशा अलमारी की जानिब बढ़ी तो ज़ारून ने उसका हाथ थाम लिया। मीशा, बात सुनो। मीशा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ। मीशा ने शिकायती नज़रों से उसे देखा। मैं जानता हूँ मीशा, मेरे एक फ़ैसले ने कई ज़िंदगियाँ दाव पर लगा दी, लेकिन शायद यही कुदरत का फ़ैसला था। हम दोनों को ऐसे ही एक दूसरे की ज़िंदगी में आना था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मीशा। ज़ारून हैदर। मीशा खुद पर काबू ना रख पाई और ज़ारून के सीने पर सर रख कर रोने लगी। इतने दिन का गुबार आंसुओं की सूरत में बह गया। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी डियरेस्ट वाइफ, ज़ारून ने सरगोशी की। मीशा मुस्कुरा दी। इसके लबों पर फैली मुस्कुराहट ने ज़ारून को सुकून बख्शा। मुझे लगा था कि आपको मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर शक है। मीशा का लहजा शिकायती लेकिन मोहब्बत से पुर था। मैं ना दम था ना मीशा। मैं इस कदर खुदगर्ज हो चुका कि मुझे अपने गम के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं दिया। जो हो गया वो माजी था जिसे हम अपने आज पर असरअंदाज होने नहीं देंगे। मीशा ने मोहब्बत से ज़ारून को देखा। मीशा ने ज़ारून के कहने पर मेहंदी लगवाई। ज़ारून शादी में पहनने के लिए इसके लिए डीप रेड कलर का सूट लेकर आया था। आज फरजान की शादी के फंक्शन के साथ इन दोनों की एनिवर्सरी भी थी। ईशा तमाम मामलात से दूर अपने कमरे तक महदूद होकर रह गई थी। मीशा ज़ारून के लाए हुए जोड़े में बेहद खूबसूरत और फ्रेश लग रही थी। खुशी आज इसके चेहरे से छलक रही थी। नजमा बेगम ने बेसाख्ता इसकी दायमी खुशियों की दुआ की। फरजान और महक के निकाह के बाद ज़ारून और मीशा ने अपनी एनिवर्सरी का केक काटा। ज़ारून ने इसे गोल्ड का लॉकेट गिफ्ट किया जिस पर मीशा ज़ारून जगमगा रहा था। मीशा ने उसे हाथों में लेकर आंखों से लगा लिया। सबकी तालियों की गूंज में मीशा ने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। महक के आने से घर में रौनक हो गई थी। महक ने अपने रवैये से कभी किसी को एहसास नहीं होने दिया कि इसका ताल्लुक़ अपर हाई क्लास से है।
बहुत जल्द मीशा और इसकी दोस्ती हो गई। दोनों देवरानी जिठानी कम और बहनें ज़्यादा लगती थी। मैं हमारी ज़िंदगी का आगाज़ करने से कबल तुम्हें ये सच बताना चाहता हूँ कि वो लड़की जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता था, बेहिसाब मोहब्बत की थी, वो कोई और नहीं मीशा है। फरजान ने कराची आने से कबल महक को तमाम हकीकत से आगाह कर दिया था और इसे सोचने का वक्त देकर कराची चला आया। 2 दिन बाद महक ने फ़ोन करके इसे रिश्ता भेजने का अंदिया दे दिया। अगरचा इसके जहन में कुछ शकूक व शबहात थे, लेकिन मीशा से मिलने के बाद हर शक दिल से खुद ब खुद ख़त्म हो गया। मीशा से मिलने के बाद महक ने मीशा और फरजान की मोहब्बत के बारे में जानने के बावजूद दिल में कोई बदगुमानी नहीं रखी। वो कुछ ही अरसे में ये बात जान गई कि ये सब लोग माजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं और इसने भी फरजान के हमराह ज़िंदगी में आगे बढ़ जाने का फ़ैसला किया। ईशा ने एक प्राइवेट स्कूल में जॉब शुरू कर दी और ज़िंदगी की दीगर मसरूफियात में ख़ुद को गुम कर लिया। वो शहजाद साहब और नजमा बेगम का ख्याल रखती, हर काम खुद करती। कोई इसे देख लेता तो यकीन न करता कि ये वही ईशा शहजाद है। ज़िंदगी ने इसे भी बदल दिया था। नजमा बेगम ने कई बार कोशिश की इससे बात करने की कि वो भी शादी कर ले, लेकिन वो ना मानी। गमों के बादल छुटे तो खुशियों की बरखा बरसने लगी। सब शिकायतें दूर हो चुकी थी। ज़िंदगी जब कुछ लेती है तो बदले में इससे बेहतर अता करती है, बशर्ते ये कि शुक्रगुजारी इख्तियार की जाए। तो ये कहानी भी यहीं ख़त्म होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह आपके सामने फिर हाज़िर होंगी एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कहानी पसंद आती है तो मेरे वीडियोस को शेयर भी कर दिया करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अल्लाह।